राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग 65 सीसीई यानी 65 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गया था, उसे हम लोग एक एक करके डिटेल रूप से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उसे हम लोग नहीं देखेंगे। कारण यह है कि 2019 में पूछा गया करंट अफेयर का क्वेश्चन अब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मित्रों, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन मराठा अंपायर के द्वारा किया गया था। तो इस ऑप्शन में आप लोगों को चेक करना है कि इनमें से कौन सा राजा मराठा अंपायर से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी, ठीक है। इसलिए आप लोग एलिमिनेशन मेथड को भी देखना, और एलिमिनेशन मेथड से आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? मित्रों, बीपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो मल्टीपल टाइम पूछे गए होते हैं। इसलिए क्वेश्चंस बैंक को सॉल्व करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, तो दिल्ली के एक सुल्तान थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। और एक टर्किश मुस्लिम रूलर थे जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी तुगलक सल्तनत से बिलोंग करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखो, बंगाल एक समुद्री इलाका है, ठीक है। तो वहाँ कोलकाता जाओगे तो आप लोगों को पता लगेगा। तो वहाँ पे समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग बेसिकली क्या करते थे? हुगली नदी का उपयोग करते थे डकैती करने के लिए। और सुनो, हुगली जो है, हुगली वाज फाउंडेड बाय पुर्तगीज, और पुर्तगालियों के द्वारा ही ये फाउंड किया गया था। किसको? हुगली को, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 1537, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन मतलब अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? इन 4 ऑप्शन है: लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमन, ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमन्स, ठीक है। और ये बात कब की है? ये बात है लगभग 1835 के आसपास की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो उस वायसराय का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आसान क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें एक्सप्लेनेशन की नीड होगी मैं अपने आप कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, मित्रों, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो मित्रों, 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती से, ठीक है। और दिन क्या था? 12 मार्च 1930, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। और वहाँ से कितने किलोमीटर का इन्होंने यात्रा ट्रैवल किया था? तो 390 किलोमीटर का। और उसके साथ कितने फॉलोवर थे? तो 78 फॉलोवर थे। ये सब बात आप लोगों को याद रखने की ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी पूछ सकते हैं। 78, 12 मार्च 1930, और कहाँ से स्टार्ट हुआ? साबरमती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? यानी द साबरमती कैंपेन ऑफ 92 वाज लेड बाई। तो दिस कैंपेन वाज लेड बाई नन अदर देन आवर लॉ फरूज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो साराबंदी आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। देखो,
शराबबंदी को क्या बोलते हैं? नो टैक्स कैंपेन। इसको हम लोग बोल सकते हैं नो टैक्स कैंपेन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बारदोली सत्याग्रह। मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? बारदोली, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत आंसर टिक करके आते हैं, और गलत आंसर क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू को मार के आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू मित्रों आज़ादी के बाद हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था JB कृपलानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये जगदीशपुर से थे। और जगदीशपुर कहाँ पे होता है? जो आज का भोजपुर एरिया है ना, आज का जो भोजपुर एरिया है वही उसी में जगदीशपुर आता था, ठीक है। और बात है कब की? 1857 की। तब उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह का उम्र लगभग 80 साल का था। क्वेश्चन नंबर 10। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो दिस मूवमेंट वाज लेड बाय स्वामी विद्यानंद, ठीक है। कृषकों में बहुत सारे आंसर में स्वामी सहजानंद आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो स्वामी सहजानंद है ही नहीं, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय टाइम कौन सा था? 1920-21 का समय था, ठीक है। और बिहार के किस किस ज़िले में स्प्रेड हो चुका था? तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, ठीक है। और जो स्वामी विद्यानंद ने इनका नेतृत्व किया था, इसका इंस्पिरेशन उन्होंने किससे लिया था? तो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, वहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन लेके इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद बाबू को यानी सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का क्रिएटर माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार के लिए आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। और इसी का परिणाम है कि 1912 में बिहार प्रोविंस और उड़ीसा प्रोविंस बना था बंगाल से अलग होकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका मतलब हो जाएगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आ जाएगा, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 यानी 1929 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, उस वर्ष का नाम आप लोगों को बताना है। तो मित्रों समय था 1632 का, और इसी वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को पटना में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? हु एस्टेब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ मित्रों, 1922 में
सबसे पहले पटना में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे CR दास यानी चित्तरंजन दास। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कांग्रेस में फैक्शन आ गया, मतलब दो गुटों में। ठीक है। जो कि एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एंट्री को स्वागत करते थे और दूसरा गांधी जी के पाथ को फॉलो करते थे। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना था यानी चुनाव के पक्ष में थे, और मोतीलाल नेहरू और उसी टाइम में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। तो किसने स्थापना की? मोतीलाल नेहरू किनके पिताजी थे? जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। तो देखो इनमें से ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। और देखो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है। और उस समय नारायण प्रसाद क्या थे, उसके प्रेसिडेंट बनाए गए और अब्दुल बारी को उनका सेक्रेटरी बनाया गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अपने शिलालेखों में अशोक सामंतः किस नाम से जाने जाते हैं? जो अशोक के टाइम के जितने भी शिलालेख बने थे उनमें वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही नाम आ जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार ऑप्शन देख लो, सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक, शौनक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है। सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? जैसे कि मान लो आज हम लोगों की देवनागरी है, तो देवनागरी को हम लोग क्या लिखते हैं? इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर को जाते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में एक लिपि था जो कि यहाँ से स्टार्ट होता था, दाहिने तरफ से स्टार्ट होता था, यहाँ से होता था और बाईं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है। तो उस लिपि का नाम आप लोगों को बताना है। तो उस लिपि का नाम था खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन देख लो, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच, कैम्बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ये ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है जो कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ था? जो बे ऑफ बंगाल है ना, उधर। ठीक है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे था? तो मुगल चित्रकला जो था जहांगीर के टाइम में शीर्ष पे था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? बताओ, मध्यकालीन भारत में यानी मेडिवल इंडिया में मनसबदारी सिस्टम क्यों लागू किया गया था? इन मेडिवल इंडिया व्हाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पे मित्रों एक जनजाति का नाम है और दूसरी जगह वहाँ पे उनके स्टेट का नाम बताना है। अब यहाँ पे दिए गए जनजाति का क्या उस राज्य से संबंध है या नहीं है, उस सही जोड़ी को आप लोगों को बताना है। नहीं, गलत जो जोड़ी है उनको बताना है। तो भील के बारे में देखो, भील कहाँ है? भील गुजरात में है, तो ये सही है, यानी ये अपना ऑप्शन नहीं होगा।
गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, हाँ जी है। कोटा तमिलनाडु में है, हाँ है। टोडा केरल में है क्या? ये सही जोड़ी नहीं है, नहीं है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टोडा क्या है, द्रविडियन ग्रुप थे, ठीक है, जो कि नीलगिरी माउंटेन में रहते थे। आपको मित्रों मालूम होगा नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु को शॉर्ट में मैं TN लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चेन्नई वाईजाग, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई, अमृतसर कोलकाता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, जो कि सही आंसर है दिल्ली मुंबई। इसका ये मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ जापान। तो ये दिल्ली मुंबई का गलियारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। ये बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। जो भारत का दक्षिण पूर्वी पार्ट है, जैसे कि मुंगेर, जमुई और नवादा, मुंगेर, जमुई और नवादा, तो इन जगह पे, इन तीनों जगह पे धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। सही है, समझ में आया? आपसे पूछा जा रहा है कि धारवाड़ जो रॉक्स यानी पत्थर होता है, वो किस एरिया में नहीं है। तो यहाँ पे आप 3 ऐसे जिला देख रहे हो जहाँ मुंगेर, जमुई, नवादा, यहाँ पे इनकी प्रचुरता है यानी कि पाया जाता है। तो इसका सीधे से हम लोग आंसर एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं कि रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित झीलों की संख्या क्या है? ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है और इसका सही आंसर होगा 12, और कल के भी क्वेश्चन पेपर में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और उन जिला का नाम है, देखो कहाँ से, बक्सर से स्टार्ट होता है, बक्सर से भोजपुर, भोजपुर से सारण, सारण से फिर पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये 12 जिला है, ठीक, टोटल 12 जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वन्य जीव अभयारण्य का मतलब होता है मित्रों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि तो चंपारण में है, राजगीर, भीम बांध, हाँ ये सही आंसर होगा भीम बांध वन जीव अभयारण्य जो कि बिहार के साउथ ईस्ट में, अभी मैंने साउथ ईस्ट का चर्चा किया था, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसस से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंग अनुपात मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में मित्रों उस समय 2011 के सेंसस के अनुसार 1021 फीमेल पे सिर्फ 1000 पुरुष हैं, यानी फीमेल यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? मतलब इसको इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द 2011।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। सही आंसर होगा शिवहर। और यहाँ पे जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ कौन सा है? पश्चिम चंपारण। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 1 मिनट। और यहाँ पे कितने किलोमीटर है? 99 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान के पूर्व राष्ट्रपति का भी कुछ दिन पहले हत्या कर दिया गया था। शिंजो आबे उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी लंबाई वाली सीमा देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली। चिली। निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस, मालदीव, इंडोनेशिया, क्यूबा या ऑप्शन ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास सबसे मैक्सिमम नंबर में इंडोनेशिया के पास सबसे मैक्सिमम नंबर में यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान में भी अभी करंट इशू चल रहा है। वहाँ की महिलाएं हिजाब पहनने से इनकार कर रही है, जबकि वहाँ पे जो रूल करने वाले हैं वो लोग बता रहे हैं कि नहीं, आपको हिजाब पहनना ही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है? द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर। कार्डेमम पहाड़ियाँ, एक कार्डेमम हिल जो है वो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ है। और ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट है। ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट है। एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से गंगा नदी का कौन सा भाग, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोयल यानी उत्तरी कोयल। देखो मित्रों, गंगा नदी का बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, मान लो एक गंगा नदी है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चलो मैं बता ही देता हूँ। लेफ्ट से रामगंगा, गारा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। और राइट की तरफ से कौन सा हो जाएगा? सोन, पुनपुन, किऊल, क्रमनासा, चंदन। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोयल। और क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पे चाय बागान नहीं है? कनन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरनार। गिरनार में क्या है? चाय बागान नहीं है। ठीक है। और गिरनार के बारे में मैं बता दूं, गिरनार को काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है और यह जैन का एक धार्मिक साइट भी है। ठीक है। यहाँ पे लोग, जैन धर्म के लोग, जैन बिलीफ के लोग यहाँ पे आया भी करते हैं। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? बताओ। बहुत सा आसान क्वेश्चन है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इससे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहाँ पे बहुत सारे जंगल होते थे। और बिहार नाम आप लोग सुने होंगे, वो मध्य प्रदेश में मिलता था। एक इरफान खान का फेमस डायलॉग भी था एक मूवी में
बिहार में बागी मिलते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? अब देखो परवाल भित्ति क्या है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। परवाल भित्ति का मतलब होता है कोरल रीफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोरल रीफ नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, या लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ नहीं पाई जाती है, बाकी इन तीनों जगह में देखा जाए तो कोरल रीफ की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? देखो अभी तक क्वेश्चन 2011 के ही सेंसस से बनता है, क्योंकि 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जैन धर्म में दर्ज की गई थी। अब देखो यहाँ पे इनकी जो परसेंटेज है, इनकी जनसंख्या कम है, इसलिए संभवतः इनका लिटरेसी रेट हाईएस्ट है अमॉन्ग ऑल द रिलीजन। मतलब इनकी लिटरेसी रेट है 84.7%। ठीक है, और उसके बाद क्रिश्चियन का है 74.3%। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट का है, हिंदू का अभी नंबर नहीं आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का। उसके बाद सिख का है 67.5, तब जाके अपने हिंदू मुस्लिम उनका नंबर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्यसभा विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया रहता तो आप लोग आसानी से टिक कर सकते थे कि कौन सा है उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पे 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और एक नॉर्थ की स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन चारों में से आप लोगों को टिक करना है। तो यहाँ पे मित्रों मैं आप लोगों को बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक संख्या है, यहाँ पे 68 है और बाकी सब में 68 से कम ही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है? यानी इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कम फर्स्ट? मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी का अध्यक्ष, नियंत्रण एंड महालेख परीक्षक, इसका अंग्रेजी क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मित्रों क्या है, आप लोग जानते होंगे कि भारत का पहला व्यक्ति यानी पहला नागरिक क्या होता है? हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जिसे हम लोग महामहिम बोलते हैं, और उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 43, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर। विधायिका का मतलब होता है, अरे रुक जा भाई, लेजिस्लेचर। न्यायपालिका का मतलब होता है जुडिशरी, और कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में है। इसमें क्या होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज़्यादा संख्या में सदस्य चुन के आते हैं
वही सरकार बनाती है। और सरकार क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लेजिस्लेचर, यहाँ पे क्या होता है लेजिस्लेचर ए वाला यानी विधायिका, लेजिस्लेचर और विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का क्या रोल होता है, जो विधायिका और कार्यपालिका होता है ये एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से आंसर देखेंगे तो हमारा आप ऑप्शन ई सटीक बैठता है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के लिए हुआ था? खाप पंचायत। क्या लगता है कि आपको खाप पंचायत के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जाट पंचायत, जाट नहीं है, यहाँ पे जाति होगी। जाति पंचायत, आपको लगता है सही होगा? नहीं भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई काम क्यों करेगा। ग्राम पंचायत, हाँ ये सही है। जन पंचायत, जन पंचायत भी सही नहीं है। देखो पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज का मतलब होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, यानी स्थानीय स्वशासन, स्वशासन सरकार। ये 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 3 लेवल बनाए गए थे, और 3 लेवल पे बनाए गए थे। एक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या होता था, गांव के लेवल पे होता था, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, ब्लॉक के लेवल में, ब्लॉक के लेवल में जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिला परिषद। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवार, लंबरदार, जमींदार, जलदार। तो वह हिंदी में लिखा हुआ है और इनका अंग्रेजी भी लगभग वही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटवारी। पटवारी को भूमि रिकॉर्ड अधिकारी माना जाता है, यानी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर किन्हें माना जाता है, तो पटवारी को। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? ठीक है, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे बड़े देशों के लिए यह सही नहीं होगा, यानी बड़े देशों के लिए आदर्श। क्वेश्चन नंबर 47, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी एक कम्युनिटी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एजुकेशनल मतलब सबको शिक्षित बनाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना है, और विलेज को हेल्प करना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखो शैक्षणिक सुलाना, जीवन स्तर को बेहतर करना, राजनीतिक परीक्षण और योजना बनाने में गांव की सहायता करना, यानी ऑप्शन ई, यानी चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ई ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आम आदमी पार्टी क्या है। अब आम आदमी पार्टी क्या है? राज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है। तो देखो अभी जो स्टेटस है आम आदमी पार्टी का, वो आम आदमी पार्टी का स्टेट पार्टी का स्टेटस है, और आम आदमी पार्टी अब दो राज्य में रूल करती है, जिसमें एक यूटी है और एक फुल फ्लेज स्टेट है। तो यूटी जो दिल्ली है उसके सीएम अरविंद केजरीवाल साहब है, और पंजाब के सीएम भगवत मान है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, जिसे हम लोग कियो वारंटो बोलते हैं, कियो वारंटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? ये देखो 2019 का क्वेश्चन है, और उस समय भी चुनाव हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M3। 51 करेंट अफेयर का क्वेश्चन है,
ए वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, यानी among these हु इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। कहाँ पे थे मित्रों? क्वेश्चन नंबर 50 के लगभग थे, 50, हाँ ए था। इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। अब मित्रों बहुत सारे एग्जाम में नाबार्ड का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सुनो, यहाँ स्पेस कम है, लिखने में दिक्कत भी आ रही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी? तो ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ई से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? यानी जो एमएसपी होता है, एमएसपी, तो एमएसपी को डिटरमाइन भारत में कौन करता है? तो ये करता है ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन ए। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी, ठीक है। और ये जो उस समय एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, प्रोफेसर राजकृष्ण करके थे, वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने ही एक टर्म दिया था हिंदू वृद्धि दर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे गांधी जी ने जहाँ से अपना सत्याग्रह का शुरुआत किया था, उसी चंपारण का एक हिस्सा है पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण जिला का मुख्यालय मोतिहारी में आता है, वहीं पे आयोजित किया गया था कृषि कुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 59 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये सेंसस से क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो बिहार में उस समय का बाल लिंग अनुपात जो था वो 935 था, ठीक है, 935 था, यानी मेल 1000 तो फीमेल 935, ये बाल लिंग अनुपात था 935, यानी ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2017-18 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब 63 देखो, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो देखो अंत्योदय कार्यक्रम जो था ना, अंत्योदय का कंसेप्ट जो था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कंसेप्ट था। मतलब इनका मानना था कि समाज में बैठे हुए अंतिम पंक्ति के लोग का जब तक विकास नहीं होगा, हमारा देश का विकास नहीं होगा। तो जो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 64 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 65, वह प्रथा यानी वह सिस्टम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो उस पद्धति का नाम बताना है। द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ऑन द लैंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड। तो इसको क्या बोलते हैं? रैयतवारी सिस्टम। और यहाँ से रैयतवारी सिस्टम जब आ गया तो मैं आपको बता दूं कि ये रैयतवारी सिस्टम ब्रिटिशर के टाइम का ये सिस्टम था, और इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? थॉमस मुनरो, याद रखना, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 66, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर। यहाँ से तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, ए है नहीं है,
प्रफुल्ल चंद्र और खुदीराम बोस नहीं, सूर्य सेन और उधम सिंह नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। और ये सभी मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए के थे, एचआरए। और ये रॉबरी कब हुई थी? 9 अगस्त 1925। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस बुक इज रिटन बाय विच ऑथर? तो इनका नाम है CR दास, MG रानाडे, BD सावरकर, SG बनर्जी। तो इसका सही आंसर मित्रों हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबराव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है। ये 1917 में जो कोलकाता में सेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष बनाई गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, याद रखो, इंडिया हाउस लंदन में था और उसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 72, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर बिहार में एक शहर है, वहाँ पे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इन भागलपुर द साल्ट सत्याग्रह वाज लेड बाय महादेव लाल सराफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सत्याग्रह का नाम था अंबारी सत्याग्रह, जो कि 1939 में हुआ था बिहार में, और यह किसके द्वारा लीड किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। क्या सही आंसर हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन, यानी ऑप्शन ए। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? द बुक देशेर कथा वाज रिटन बाय हुम? तो यह बुक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट करके एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, तो इसके एडिटर यानी संपादक कौन हुआ करते थे? तो इनके संपादक का नाम था मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है। और इसके एक समय में इनके एडिटर राजेंद्र बाबू भी थे। 76, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन सन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? A.O. होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक था। कब ये पार्टी बनी थी? 28 दिसंबर 1985। ठीक है, यानी 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दिस स्लोगन वाज गिवन बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किसके कारण त्याग दी थी? मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें एक उपाधि दिया गया था जिसका नाम था नाइटहुड, उसे उन्होंने त्याग दिया था।
देखो एक जालियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था, जिससे वो रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी आहत हुए थे और अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन द ईयर 1985। क्वेश्चन नंबर 81, ये बीच में रीजनिंग का आ गया, रिदम को तोड़ देता है, जनरल अवेयर्स में लगातार बोलना होता है, और ये रीजनिंग का आ गया। चलो देखते हैं, इस सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49, यानी लास्ट में जो कौन सा नंबर आएगा उसे हम लोगों को बताना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो क्या, सबसे पहले तो डिफरेंस लगा के देखो, डिफरेंस किसमें क्या है, इसमें 2 है, इन दोनों के बीच 2 है, 2, फिर यहाँ पे क्या है 6, और फिर 6, और यहाँ पे 10, फिर 10, और यहाँ पे 14, तो यहाँ पे भी 14 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 14 आनी चाहिए, तो 49 में 14 करोगे तो यहाँ पे 63 आंसर आ गया, यानी पहले ही ट्रिक में आंसर आ गया। यदि जब सीरीज का क्वेश्चन हो तो उन दोनों के बीच डिफरेंस करके देखना, आंसर आप लोगों को क्लियर आ जाएगा। 1 मिनट में इसको जूम करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, 1 और 3 के बीच डिफरेंस क्या है 2, 3 और 9 के बीच 6, 9 और के बीच 6, यानी 2 बार 6 6 आया, और 15 और 25 के बीच डिफरेंस 10, यहाँ भी 10, और 35 और 14 के बीच 14। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन लेंगे, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 2 बार आया, यानी यहाँ भी 2 बार आना चाहिए 14। तो यहाँ 35 में 14 करोगे, 35 में 14 को ऐड करोगे तो 49, यानी 49 में अब 14 को ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा, और यही अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब मैथ से आ गया, कोई नहीं, बनाएंगे अपन लोग। यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 हो, तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर हो, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले तो आप लोग इसमें एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया। तो इन दोनों को अब इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा, और y इक्वल टू 3। ठीक है, अब मान लो एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई इसका x है और चौड़ाई y है, और इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 4 और 3, तो ऑब्वियस सी बात है इसका विकर्ण 5 हो जाएगा। ऑप्शन 5 कहीं है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। इतने आसान क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 83, ये क्या है, ओके। 80% विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं, और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज। ठीक है, तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? कल भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। तो सबसे पहले तो आप लोग, शतरंज खेलने वाला है ना, तो शतरंज का मतलब क्या हुआ, चेस। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग क्या रखोगे, वैसे स्टूडेंट की संख्या जो सिर्फ चेस खेलते हैं।
ये 45% हुआ। और इनमें से क्या घटाना है, इनमें से उसको घटाना है, इसमें से उसको घटाना है, जो कि कैरम भी खेलते हैं और चेस भी खेलते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 15%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30%। ठीक है, तो यहाँ पे केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो 30%, 30/100। और विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगा? अस्सी विद्यार्थियों की संख्या, तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या निकालने की ज़रूरत है नहीं। 80 विद्यार्थियों की संख्या, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, यानी 24 होगा। सिर्फ शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 24। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84, यदि x की माइनस वाई इक्वल टू इतना हो और x माइनस, तो एक्स स्क्वायर बेहद आसान क्वेश्चन है। इससे फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, यानी a माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ मान लो आप a माइनस बी और यही आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना है? एक्सपेंसन है, इसका एक्सपेंसन इतना है, तो यहाँ पे इनके वैल्यू क्या होगा? 117/8। और आप लोग यहाँ से इसको मिटा दो, यहाँ से इसको मिटा दो, इसको मिटाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस वाई की वैल्यू जो कि है 3/2। 2 से 4, 3 से 3 3 जा 9, 39/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 39/4, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, यदि 5 का पावर इतना हो और 125 का पावर इतना हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, बैलेंसिंग करो। 5 का पावर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यू और यहाँ पे 2x प्लस 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x प्लस 3। क्योंकि 5 यहाँ 5 है ना, यहाँ पे 5 की यानी 125, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 3, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 4। अब जब इनको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जब इनको सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व करोगे तो a माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हो आप लोग, a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2, x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो यानी यहाँ से 2 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 समेसन से क्वेश्चन है, और हमें ऐड कहाँ से करना है? 1 से लेके 15 तक, यानी आओ थोड़ी शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा मैं। 1 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 15 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, और ये सारे का समेसन है, यानी बीच में एडिशन होगा, बीच में एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है, यानी 1 से 15 तक को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा? पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद इन पार्ट को भी बाहर निकालना। जैसे 1/3 है, 1/3 को बाहर निकाल लो, हाँ निकाल सकते हो। 1/3 को बाहर निकालो, और कितने बार है? तो लगभग 15 बार है। तो 15 प्लस 1 से 15 तक आप लोग जब ऐड करते हो, 1 से 15 तक जब ऐड करते हो तो कितना आएगा? या तो आप मुजबानी जोड़ लो, या समेसन मेथड का यूज कर लो।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि समेसन से ही चले जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि समेसन से चले जाओ। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो एस इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 1/3 यानी 4/3 और फिर 7/3, ऐसे प्लस करते करते जाओगे तो लास्ट में आएगा 46/3। ये कैसे आया? अब 46/3 देखो, 15 + 1/3, 15 3 जा 45 + 1 60, 46/3 ऐसे करके आया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे कैसे समेसन लगाओगे वो देखो, 1/3 तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे 4 + 7 प्लस ऐसे ऐसे करके 46। तो आप लोग देखोगे गैप कितना है, गैप 3 का है। गैप कितना का है, गैप 3 का है। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है एपी का। जब एपी का सम करते हैं, क्योंकि ये एपी के फॉर्म में आ गया, तो एपी का सम करते हैं तो इसका फार्मूला होता है n/2 a + l। n/2 यानी 15 + 2, और पहला टर्म क्या है उसमें बताओ, पहला टर्म क्या था, 4/3 था, तो 4 और लास्ट टर्म 56, 25 यानी ये 375 आ गया। अब रिक्वायर्ड समेसन में क्या होगा था, बाहर में 1/3 था, तो 1/3 × 375, 3 से यहाँ कैंसिल 125, तो आपका आंसर 125 आ जाएगा, यानी ऑप्शन है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 87, दो ट्रेन है जिनकी प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है। दो ट्रेन है जिसकी प्रत्येक की लंबाई, इसकी भी 150 मीटर और इसका भी 150 मीटर, और प्रत्येक की गति 19 किलोमीटर है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। देखो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। यानी ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो ए इधर जा रहा है, और लंबाई कितना है 150, और विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर होगा, देखो मान लो कि डिस्टेंस कितना कवर होगा, 150 और 150 300। तो जो हम लोगों का टाइम, डिजायर्ड टाइम होगा, डिजायर्ड टाइम को कैसे निकालेंगे, 300 और यहाँ किलोमीटर/आवर है, तो 180 को क्या करेंगे, 15/18 करेंगे, 10, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया 5 6, यानी 6 सेकेंड, नहीं 6 सेकेंड है, हाँ ऑप्शन सी 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 88, दो स्टूडेंट में 12 एक जैसे कलम बांटने के लिए कितने तरीके हो गए यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। देखो, दो विद्यार्थियों में पेन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और इसमें पूछा जा रहा है 12 एक जैसी कलम बांटने के तरीके कितने होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। देखो, दो विद्यार्थी है और 2 कलम मिल गए, तो यानी 4 कलम मिल गए, तो बच गए कितने, 8। अब तो या तो ऐसे कर लो, फार्मूला लगा लो, और इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला छोड़ दो, डायरेक्ट ऐसे करो। अब 12 जो करना है ना, 12 जो करना है तो कैसे होगा, पहला 2 10, 3 9, 4 8, 5 7, 6 6, 7 5, 8 4, 9 3, यही हुआ ना, 10। तो यहाँ पे काउंट करो कितने पॉसिबिलिटी बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। इसलिए जहाँ भी ऑप्शन 9 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 9 ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, ये तो सर्कल से आ गया, यानी ज्योमेट्री की भी क्वेश्चन पूछी जाती है। चलो कोई नहीं, बनाएंगे अपनी, आसान ही होता है।
दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या 1.5 इंटू 1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या दिया हुआ है तो सीधा आप कर लो पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक में 1.5 का स्क्वायर और एक में पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2.25 होगा और यहाँ पे 1 होगा, यानी ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पाइप एंड सिस्टम से है। यहाँ पे देखो एक नल, मान लो नल ए है, ये भरने का काम कर रहा है, 3 घंटा ले रहा है। एक नल वी है, ए माइनस माने कि ये टंकी को खाली कर रहा है, 4 घंटा में खाली कर रहा है। तो इससे हम लोग इनका कैपेसिटी निकालते हैं, यानी कि उस टंकी की कैपेसिटी 12 लीटर की है। तो देखो ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ए और बी दोनों मिलके 1 घंटे में 1 लीटर पानी को फिल करने का काम करेंगे। अब पहले से क्या पता है, टंकी 1/3 ही भरी हुई है, यानी 12 इंटू 1.3, यानी 4 लीटर भरा हुआ है, बचा हुआ 8 लीटर को भरना है, यानी 8 लीटर को फिल करना है। और ए प्लस बी को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी जो टंकी फिल कर रही है उसको मतलब खोल दिया जाता है, और टंकी भी जो खाली कर रही है उसको भी खोल दिया जाता है। और पहले से उसमें 1/3 पानी भरा हुआ है, यानी 4 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो जो भर रही है और जो खाली कर रही है, इन दोनों को मिला के 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरती है। तो इस तरह 8 घंटा में 8 लीटर पानी को भर देगा। और पहले से कितना है, 1/4, तो वो कितना है, 1 घंटा पहले से, यानी 8 घंटा प्लस 1 घंटा यानी 9 घंटा। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 9 घंटा। क्वेश्चन नंबर 91 आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं अब। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये याद रखना, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी संख्या कितनी है, 18। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 20। तो इसमें पूछा जा रहा है तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या है, यानी ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है। तो 20 प्लस 18 क्या होगा, 30n, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो जो मित्र जो गैसेज होते हैं ना, गैस को तत्व में नहीं कंसिडर किया जाता है। पानी का पीएच मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 95 पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है। मित्रों पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, मतलब नाइडर एसिडिक नॉर बेसिक। देखो ये पीएच वैल्यू होता है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 होता है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, उनका पीएच वैल्यू 7 होता है। और 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है, 7 से जो ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। इस बात को अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, 7 यानी न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ई सही हो जाएगा। और मित्रों कल भी मैंने कहा था कि ऑप्शन ई बहुत कम क्वेश्चंस में ऑप्शन ई सही होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 97 मित्रों अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो उससे क्या क्या घटना हो सकता है। इन दिए गए 4 ऑप्शनों में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरोसिन। कांच में ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में होता है, सीमेंट में होता है,
लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जा सकता है क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुबल है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 99, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है 66H12O11, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो पहले तो क्वेश्चन पे आ जाए, उसके बाद ऑप्शन वहाँ से देखेंगे। C6H12O6 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? आबंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3 का, यानी ऐसे होता है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज साइंटिफिक लिटरेचर, जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन से इधर उधर हो जा रहे हैं। चार्ल्स डार्विन तो है ही। तो ऑप्शन डी। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं, और लाइकेन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग आवास बोलते हैं। आवास बोल लो या इंग्लिश में हैबिटेट बोल लो। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। क्वेश्चन नंबर 105, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? यानी द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। इनके जो फोटोसिंथेसिस होता है तो इसके बाई प्रोडक्ट में CO2 भी होता है, O2 भी होता है, और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी भी निकलता है। इसलिए 2 से ज़्यादा आंसर जब सही हो जाए तो डायरेक्ट ऑप्शन ई को टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 106, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंदर आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम क्या यहाँ पे है? जियोलॉजी है, सीरोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, ओरोलॉजी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नहीं, ऑस्टियोलॉजी है ये, तो ऑस्टियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक। अब क्यों? वो सुन लो। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एंजाइम उनके सेल में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के किस शरीर के अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो जो बोन मैरो होता है यानी अस्थि मज्जा होता है, उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? कल भी मैंने बताया था थायरॉक्सिन, और इसी आयोडीन की कमी से थायराइड गलन खराब होता है और आदमी को थायराइड की बीमारी होती है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स मित्रों विषाणु के कारण होता है। और दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है मित्रों? दाब का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, इसमें से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहीं भी नहीं है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर देख लो, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया का जो आप सॉल्व करोगे तो केजी पर मीटर पर सेकेंड आता है। इनमें से कोई आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है?
तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पे 8 मिनट 20 सेकेंड पे पहुंचता है। तो यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड कहाँ पे है? 8 मिनट में यहाँ पे ऑप्शन सी को हम लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी क्या है? बल, दाब, वेग, त्वरण। बल, दाब, वेग, त्वरण। तो बल क्या है? बल तो स्केलर है भाई। बल क्या है? बल स्केलर है। दाब क्या है? सॉरी, बल वेक्टर है, प्रेशर भी वेक्टर है, वेग भी वेक्टर है, और त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण भी वेक्टर है। तो यहाँ से स्केलर पूछा जाता है, और स्केलर में बोलता है कि डेट क्वांटिटी विच हैव, वेक्टर का पहले सुन लो, डेट क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, प्रेशर डजंट हैव डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इन दिए गए 4 ऑप्शन में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो यहाँ पे विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं, और स्ट्रेन में क्या होता है कि सब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो इसमें दोनों जो यूनिट होगा वो कट आ जाता है, तो इस तरह से ये डायमेंशनलेस हो जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 115, साउंड वेव इन एयर इज, अनुदैर्ध होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? मित्रों, यहाँ पे मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, उससे आप लोग कन्वर्ट कर लेना। C/5 इक्वल टू F-32/9। चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 50 डिग्री के यहाँ पे 50/5, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 × 9 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो F इक्वल टू 90 + 32 यानी 122 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 170, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी नापा जाता है, और फ्रिक्वेंसी को ही हम लोग आवर्त बोलते हैं। ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा आमीटर से नापी जाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई आमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई आमीटर। ठीक है, आमीटर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई मित्रों है वाट। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 123 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही आंसर विराट कोहली नहीं है मित्रों, ST1 स्मिथ है। 124 करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर। हाँ, 129 देखो, अ गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक इज रिटेन बाई रस्किन बॉन्ड। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। मित्रों, मैं करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये यूजलेस है 2022 में। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं 133। हाल में ही भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय के समर्थन दिया है, जिसने 3 तलाक यानी तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में निर्णय आया था, यानी मोदी जी का जब पहला ही कैबिनेट था। कहाँ तक हो गया था? 3 तलाक तक। अच्छा, 3 तलाक। अब देखो 134 में क्या है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो यहाँ पे देखो, ये ब्रिक्स जो होता है ना, ये ऐसे चलता है ब्रिक्स। अब मान लो कि आपको कोई याद नहीं है, लेकिन 2019 का देख लो। तो 2019 का जो हुआ था, यह ब्राज़ील में हुआ था। तो 20 का कहाँ होगा? 20, 21, 22 ऐसे करके। 22 का चाइना में हुआ होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 135, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने?
क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर हो जाएगा सुरेश नामवत। सुरेश नामवत मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 136 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 136 ये क्यों बार बार इधर उधर हो जा रहा है। 136 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर करंट अफेयर 136 देख लो। 2019 में राज्यपाल बिहार के बने थे फागू चौहान। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय का कौन था? 136 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा शाही जी थे, AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, यानी स्पेशल कैटेगरी कभी नहीं दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नीतीश कुमार काफ़ी बार बार बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्वेश्चन नंबर 139 कश्मीर घाटी के अंतिम मुसल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे दफन है? तो वो जो दफन किया गया है उनको नालंदा में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? द टैग लाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? ऑप्शन नंबर सी ब्लिसफुल बिहार। क्वेश्चन नंबर 141 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मनोहर पर्रिकर की जगह हाल में ही उनकी मृत्यु तब की ही बात है, प्रमोद सावंत ने उनकी जगह ली थी और अभी भी गुजरात के CM माननीय प्रमोद सावंत ही हैं। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन बना था? तो ये कौन बने थे? योही ससाकावा। ठीक है। 149 150 क्वेश्चंस है ही नहीं। हाँ है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन मित्रों मैं बार बार बताता हूँ कि जहाँ भी फर्स्ट वर्ड आ जाए तो यहाँ पे पहला ऊंट अस्पताल यानी फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल, वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो देखो जहाँ पे कैमल क्या होता है, जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहीं पे कैमल वगैरह मिलते हैं। तो इसका सही आंसर देखो यहाँ पे तेहरान, जयपुर, दुबई, बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। तो मित्रों इस 65 CCE यानी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी BPSC का एग्ज़ाम था, जो कि 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था और जिसके 150 क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस अभी आज के इस वीडियो में किया। हाँ, मैंने करंट अफेयर का एनालिसिस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 2019 यानी कि आज से 3 साल पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो कि आज के इस सेशन में कराना बिल्कुल निरर्थक है क्योंकि इसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला है। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि ये जो मैंने 2020 का क्वेश्चन कराया था और आज मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन कराया, इन दोनों क्वेश्चन पेपर को जब आप लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस में ही सिमिलरिटी मिलेगा, यानी कि जो 2019 में पूछा गया है उसमें से कम 15 क्वेश्चन तो 2020 में ही आए होंगे। इसलिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चन पेपर को यानी 65th CCE और 66th CCE को अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। और मुझे कल टाइम मिला तो कल मैं 66 करा दिया, 65 करा दिया, कल मैं 64वीं CCE के क्वेश्चंस का आंसर मतलब डिटेल एनालिसिस कर दूंगा।